चलिए तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो पर्यावरण प्रदूषण वाला टॉपिक हम लोग देखा जा रहा था। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है हम लोग का, SO2, H2S, HCl और N2। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है हमारा कौन सा होता है, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो औद्योगिक तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसल तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए पूरा प्रोसीजर क्या है कि हमारी इंडस्ट्री है, ठीक, उस इंडस्ट्री से क्या होता है, धुआं निकलता है, गाड़ी चलती है, व्हीकल इस तरीके से व्हीकल व्हीकल चलती है, इसमें से धुआं निकलता है। इन धुओं में कौन सी गैस निकलती है हमारी, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाती है हमारी कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक। और एटमॉस्फेयर में ये क्या करती है, जो हमारे क्लाउड होते हैं, बादल होता है, उस बादल में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, और मिक्स होके वाटर की पीएच को क्या कर देती है, घटा देती है। पानी के पीएच को क्या कर देती है, घटा देती है। ड्रिंकिंग पीएच हमारा कितना होना चाहिए, 6.5 to 8 होना चाहिए। अब ये क्या करती है, इसके पीएच को घटा के 4 to 5 के अराउंड ला देती है, 4 पीएच से 5 पीएच के बीच में ला देती है। अब जब ये पीएच गिराएगी तो जाहिर सी बात है कि जब किसी पानी का पीएच कम होता है 7 से, तो उसको हम एसिडिक वाटर कहते हैं या एसिडिक कहते हैं, ठीक, एसिड कहते हैं। तो जब आपका वाटर का पीएच घट गया तो क्या हो गया, वाटर की एसिडिटी इंक्रीज कर गई और वो वाटर एसिड में परिवर्तित हो गया। अब ये बादल जाके कहीं पे गया, घर्षण हुआ उसके बीच में, ये बादल क्या हुआ, बरसात। अब जब ये बारिश होगी तो यही हमारा क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है, ठीक, एसिड रेन कहलाता है। और इस एसिड रेन की वजह से क्या होती है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, इमारतों का रंग उड़ जाता है, इमारत का क्षरण होने लगता है, हमको शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक, और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक, अम्लीय वर्षा के। और किस गैस की वजह से होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
ठीक, तो आपका जो CO2 है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस है। मीथेन है ग्रीन हाउस है, लेकिन नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक, अरे यार सॉरी, गलत बताया, थोड़ा करेक्शन है। कार्बन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन हमारा ग्रीन हाउस है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, CO, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है? सॉरी, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया है। तो किससे किया जाता है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत हम क्या करते हैं, किसी भी जल के प्रदूषण के स्तर को क्या करते हैं, मापते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया ही है कि BOD क्या होता है। ये बायोकेमिकल सॉरी बैक्टीरिया द्वारा वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया द्वारा मांग होती है ऑक्सीजन की, वही हमारी कहलाती है BOD। अब अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे उसको, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। लेकिन अगर पानी में किसी भी तरह का ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं होगा, ठीक, तो बैक्टीरिया उसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा, जल के प्रदूषण के स्तर को बताएगा। अगर ऑक्सीजन की मांग 0 होगी तो जल में कोई भी प्रदूषण नहीं है। अगर जल में प्रदूषण ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको ऑक्सीजन की मांग की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, BOD किसका, फ्रेश वाटर का कितना होता है, 0 होता है, 0 यूनिट होता है। ठीक, क्योंकि फ्रेश वाटर में किसी भी प्रकार के कौन से मैटर नहीं होते, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं, जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जो क्वेश्चन का वो होगा हमारा BOD, जो वो पानी की प्रदूषण स्तर को नापता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड आपका नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑर्गन नहीं होता है, मीथेन हमारा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन, CH4। मीथेन हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? अब ये तो आपको बताना ही चाहिए। गामा किरणों का करता है, एक्स किरणों करता है, बीटा को करता है, कि पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे UV रे को करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, C होगा। ठीक, सूर्य से जो पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, उन रे को ये ओजोन क्या करता है, ऑब्जर्व का सॉरी अवशोषित कर लेता है।
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितना परसेंट हमारा मेरे पास 93.99%। एक
अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे, वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। ठीक, वाहनों से हमारा एक गैस निकलता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, और इस चीज से आप भली प्रकार परिचित होंगे कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज इंक्रीज करता है, हमारा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और एटमॉस्फेयर हमारा कार्बन कितना होना चाहिए? 0.03% होना चाहिए। तो अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 प्लस माइनस 28 मान लेते हैं, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारा ये टेम्परेचर इंक्रीज होके परसेंटेज 0.04 हुआ परसेंट, तो हमारा ये टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करके ये भी अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए हल्के से परिवर्तन में कितना परिवर्तन हो गया तापमान। होना चाहिए 28 लेकिन हो गया 30। अब इसके होने से बहुत सारी समस्या आएंगी। एक जिसमें सबसे बड़ा समस्या होगा हमारा जो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर क्या हो जाता है? मेल्टिंग कर जाता है। ठीक, ग्लेशियर क्या होता है? मेल्टिंग करने लगता है, पिघलने लगता है, जिससे जो हमारा एक फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है, ये सोर्स क्या होने लगता है? घटने लगता है, कम होने लगता है। और अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आने वाले सालों में ग्लेशियर मेल्ट होकर हमारे समुद्र में मिल जाएगा और पानी का सोर्स हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कम हो जाएगा, फ्रेश वाटर का। ठीक है, आगे बढ़ो। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा और सूर्य द्वारा। करेक्ट आंसर होगा वृक्षों द्वारा। ठीक, क्योंकि जो हमारा पेड़ होता है, ट्री, ये हमारा क्या कहलाता है? एक तरीके से एयर फिल्टर होता है। एक एक तरीके से क्या होता है? एयर फिल्टर होता है, जो क्या करता है? हमारे आसपास के हवा को क्या कर देता है? जो दूषित हवा को क्या करता है? साफ करता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज से भी आप भली प्रकार होंगे कि पेड़ हमारा क्या करता है? CO2 को कंज्यूम करता है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये किसने कर दिया? हमारे ट्री ने। लेकिन इसी के विपरीत जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये कौन करता है? ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा, पेड़ की संख्या घटती रही, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से इंक्रीज करेगी, क्योंकि पेड़ क्या करता है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साइकिल को बैलेंस किया रहता है, बनाए रखता है। ठीक है ना?
और उसमें अगर फेरबदल होगा, पेड़ की कमी होगी, तो आपका CO2 लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन देने वाली कोई चीज या कोई तत्व पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा, जिसके वजह से इसके बीच का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का जो साइकिल है, वो साइकिल हमारा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से इंक्रीज करेगी, और हमारा वायु है वो हमारा क्या होगा, दूषित होगा। ठीक, चलिए आगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? ठीक, तो करेक्ट हमारा होगा ओजोन स्तर। और ओजोन स्तर हमारा किस में होता है, समताप मंडल में होता है। ठीक, समताप मंडल में हमारा क्या होता है, ओजोन स्तर होता है। तब देखिए यहाँ पे ओजोन स्तर की जगह पे हमारा समताप मंडल भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज को आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक, फिर सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? ओजोन स्तर। अगर ओजोन स्तर नहीं है तो समताप मंडल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो हमारा समताप मंडल में ही पाया जाता है। जो सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरण यूवी रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्णयन का कारण है? पृथ्वी पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का कौन सा कारण है? जल प्रदूषण नहीं हो सकता, मृदा प्रदूषण नहीं हो सकता, वायु प्रदूषण हमारा करेक्ट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में CO2 की मात्रा इंक्रीज करती है, और जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि जैसे CO2 की मात्रा इंक्रीज करेगी वैसे आपका पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कोहरा, वाहनों से निकलने वाला गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली, ये सभी हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि धुएं से ये हमारा क्या है, वायु प्रदूषण होगा, वाहनों से निकलने वाले जहरीले गैसों से भी होगा, जलाई गई लकड़ी या चारकोल अगर हम जलाएंगे तो उससे भी जो हार्मफुल गैस निकलेंगे वो हमारे एयर को कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे। इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। करेक्ट आंसर है प्लास्टिक के थैले, क्योंकि प्लास्टिक के थैले हमारे क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि फिर प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन कार्य करना। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये तो भाई सबको पता होगा, इससे डेसिबल्स में। ठीक, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण नापा जाता है डेसिबल में। एक सामान्य व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक, इससे जब अधिक होगी तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ऐसी ध्वनि को सुनने से
हमारे सर दर्द, कान दर्द, बहुत सारी ऐसी तकलीफों को हमको झेलना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सब प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये सभी। तो कीटनाशकों के से क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है। किस तरीके से होता है बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, खेत है। ठीक, इस खेत में ये क्या है, पेड़ है। इस पेड़ के लिए हमने क्या किया, कीटनाशक का छिड़काव किया। ठीक, अब क्या हुआ, वहां पे ये बादल आया और बारिश हुआ। जब बारिश हुआ तो बादल के पानी के साथ मिक्स होके ये कीटनाशक जाके, मान लीजिए यहाँ पे नदी है, इस नदी में ये क्या हुआ, मिल गया। ठीक, रिवर में क्या हुआ, ये कीटनाशक वाला पानी जाके मिक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, इस रिवर के वाटर को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। इस पानी की इसमें क्या है कि फिजिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से जल हमारा क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा जल प्रदूषण होगा। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर कल जब हम लोग आएंगे तो इसके आगे क्वेश्चन 25 के आगे हम लोग फिर ये 26 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 26 से ये क्वेश्चन हमारा लमसम गया है 80 या 90 तक। 98 क्वेश्चन है, तो फिर हम 98 क्वेश्चन तक धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, आज से यही, आज यहीं तक रखते हैं।